हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 2 के 150 प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर गलती से मॉडल सेट 1 हो गया, लेकिन ये आज का जो वीडियो हमारा है वो है मॉडल सेट 2 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। यानी बिहार राज्य का घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा की गई थी। और इसमें बिहार और ओडिशा के क्षेत्रों को बंगाल के पृथक कर नए प्रांत बनाने की घोषणा की गई 22 मार्च 1912 में। और इस 12 को बिहार को अलग प्रांत बनाए जाने का कारण इस तिथि को 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला है बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है। तो 3/20। यानी कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। और यह पद्धति मुख्य रूप से चंपारण क्षेत्र में प्रचलित थी और इसमें किसानों का घोषणा होता था, किसानों का शोषण होता था। और इस प्रथा का उन्मूलन चंपारण सत्याग्रह से हुआ। अगला सवाल है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो प्रथम अधिवेशन जो है वो पटना में रखा गया था। यानी बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में बागीपुर में हुआ था और यह 1912 ईस्वी में हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। अगला है निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास यानी DMU का नियम प्रतिपादित किया था। तो H गॉसेन। अगला है तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भीमसेन। यानी मैं आपको बता दूं कि तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक की रचना कायस्थ जाति के भीमसेन ने फारसी भाषा में किया था और मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में लिपिक था। भीमसेन औरंगजेब के सेना के साथ कई युद्धों में भाग लिया था। अगला है महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंटा नाटापुत के नाम से जाना जाता है ने नामक धर्म की स्थापना की। तो उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। यानी कि महावीर जिन्होंने पाली साहित्य में निघंटा नाटापुत के नाम से जाना जाता है और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। और स्वामी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 22वें अंतिम तीर्थकर हुए और बाद में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नगर रहने वाले। ठीक है। अगला है एरला वर्णा और डिंडी नदी की सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी। यानी कृष्णा नदी दक्षिणी भारत में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसकी लंबाई प्राय 1400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा है मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक के कृति का हिस्सा है। तो जो इसका हिस्सा है मैं आपको बता दूं कि ये नाथ साहित्य का हिस्सा है। यानी भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। अगला सवाल हमारा है स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो चित्तरंजन दास। यानी कि स्वराज पार्टी प्राचीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था और इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। तो ये अनुच्छेद 348(1). यानी कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और सरकार ने 22वीं भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दे दी है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। और अनुच्छेद 348(1) के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तावित है। ठीक है।
अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? यानी मुद्रा आपूर्ति के वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि, धन और आय के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए, विलासिता यानी लग्जरी वस्तुओं के अधिक उत्पादन कम विकसित देश के लिए अच्छा नहीं होता, और चौथा है, अपस्फीति की तुलना में मुद्रास्फीति बेहतर होती है। तो जो इसमें कथन सकारात्मक है अर्थशास्त्र से संबंधित, वो है पहला। रामायण के अनुसार का दूसरा नाम रत्नकार कर था। रामायण के अनुसार का दूसरा नाम रत्नकार था, यानी वह रामायण के अनुसार कौन व्यक्ति था जिसका दूसरा नाम रत्नकार था? तो मैं आपको बता दूं कि वह व्यक्ति वाल्मीकि थे। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि रामायण के अनुसार यह माना जाता है कि वाल्मीकि वरुण अर्थात प्रचेता के 10वें पुत्र थे, और उन दिनों के प्रचलन के अनुसार उनके भी दो नाम रत्नकर एवं अग्नि शर्मा थे। और वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध है। असम का राज पशु कौन सा है? असम का राज पशु कौन सा है? तो उसका पशु एक सींग वाला गेंडा। यानी कि हम लोग देखे हैं कि एक सींग का, कभी हम लोग मोबाइल या टीवी में देखें कि असम राज्य में एक पशु एक सींग वाला गेंडा यानी भारतीय गेंडा को माना जाता है, और यह जो है वो राइनो प्रजाति के सबसे बड़ा है, और इसका वैज्ञानिक नाम राइनोसिरस यूनिकॉर्निस है। और भारत का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला है, वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजी गई थी? तो ये भेजी गई थी श्रीलंका को। अगला सवाल है, ईडू मिसमी भाषा राज्य में बोली जाती है। ईडू मिसमी भाषा जो है वो किस राज्य में बोली जाती है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि ईडू मिसमी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बसने वाले मिसमी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है, और यह उस राज्य के ऊपरी दिबांग घाटी यानी लोहित, पूर्व सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में बोली जाती है। अगला सवाल है, गंगा नदी बिहार राज्य को भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 भागों में विभाजित करती है। राज्य में 94.2 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो 53,300 वर्ग किलोमीटर गंगा उत्तरी मैदान है, जबकि 40,900 वर्ग किलोमीटर दक्षिण बिहार में पड़ता है। और भौगोलिक तौर पर बिहार में 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय का तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। ठीक है। और बिहार में गंगा बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है। अगला है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन जो है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्र स्वयं कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो जो संबंधित है वो है शिक्षा। यानी मैं आपको बता दूं कि स्वयं अर्थात यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइडन्स को 9 जुलाई 2017 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु एकीकृत मंच पर पोर्टल प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया? ठीक है, प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला है, निम्नलिखित में से एक प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है, प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से एक प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो बराक ओबामा है।
यानी कि ए प्रॉमिस्ड लैंड 2009 से 2017 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक स्मरण है और ऑडोसिटी, ठीक है, ऑफ होप एवं ड्रीम फॉर माई फादर बराक ओबामा का अन्य पुस्तकें हैं। अगला है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, ठीक है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, तो इसका वजन जो है वो 2 किलोग्राम होता है। मैं आपको बता दूं कि चक्का डिस्कस का वजन पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम में, महिलाओं हेतु 1 किलोग्राम तय किया गया। और धातु के डिस्कस मूल रूप से एक एथिल्ट, ठीक है, एथिल्ट द्वारा 2.5 मीटर व्यवसाय वाले एक घेरे के अंदर खड़े होकर फेंकी जाती है। अगला है अब पूर्वी चंदेला का संबंध है। अब पूर्वी चंदेला का जो संबंध है वो है निशानेबाजी से, ठीक है, यानी कि अब पूर्वी चंदेला एक भारतीय निशानेबाजी खिलाड़ी हैं जो 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, स्पर्धा में भाग लेती हैं। और उसने नई दिल्ली में 2019 में, ठीक है, 2019 में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता और वह अर्जुन पुरस्कार से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न हमारा है भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आयास क्या है? तो शून्यकाल का आयास जो है वो क्या है? तो ये है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। अगला है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक। यानी मैं आपको बता दूं कि सांची मध्य प्रदेश 1989 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है और सांची में महान स्तूप मूल रूप में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। अगला सवाल है अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। यानी अर्थशास्त्र असीमित आवश्यकताओं के संबंध में सीमित साधनों यानी वैकल्पिक उपयोग होने के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के बारे में है। और अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को काम करने एवं जीविका कमाने के साधन उपलब्ध कराती है। यानी अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें सीख देती है कि हमें किस तरह के कामों को करके अपने ज़रूरतों को, अपने साधन को उपलब्ध करना है। अगला है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में चांगलांग, ठीक है, जिले के भीतर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत एवं म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अगला है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? ठीक है, स्पेसपोर्ट, ठीक है, कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो तमिलनाडु में किया जा रहा है। यानी कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थापित होगा और भारत का पहला स्पेसपोर्ट आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में है। अगला है एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पहली बार कब शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो इसे जो है पहली बार 1962 में शामिल किया गया था। यानी प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और बैडमिंटन ने एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत 1958 ईस्वी में की और टोक्यो यानी जापान में एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में 1962 ईस्वी में नियमित प्रतिस्पर्धा खेल बन गया। ठीक है, कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार में जो प्रवेश द्वार है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो अल्लाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। यानी अल्वाई दरवाज़ा कुतुब मीनार
परिसर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से के मुख्य द्वार में है और इसे 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला है मराठ शासक छत्रपति शिवजी की राजधानी का नाम था, तो उनकी राजधानी का नाम था रायगढ़। यानी कि रायगढ़ में छत्रपति शिवजी को 6 जून 1674 को मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था और उन्होंने मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था, जिसकी राजधानी रायगढ़ महाराष्ट्र पुणे जिले में था। अगला है फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, यानी फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, तो वो हुई थी मेरठ षड्यंत्र केस में। अगला है निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में सम्मानित किया जा चुका है, तो वो है कृष्णा सोबती। यानी मैं आपको बता दूं कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णा सोबती को वर्ष 2017 के 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने अपने उपन्यास यानी जिंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता एवं 1996 में उन्होंने साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। अगला है फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो ये जो है वो खेल कूद मंत्रालय से जो शुरू हुआ। यानी कि भारत सरकार का युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ मनाने के अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और इसमें फिटनेस स्कोर, गतिविधि ट्रैकर्स, एनिमेटेड वीडियो एवं व्यक्तिगत विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार मेरी योजना जैसी अनूठी विशेषताएं शामिल है। अगला है फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है राज्यों के पुनर्गठन से, यानी कि दिसंबर 1963 में फजल अली की अध्यक्षता में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोजन SRC की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी। अगला है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष में मतलब किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो ये जो है वो 1952 में स्थापित किया गया था। अगला है भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य होगा लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अगला है उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, तो इसकी स्थित बिंदु है साध्य होता है पर कुशल नहीं। यानी मैं आपको बता दूं कि उत्पादन संभावना सीमा यानी PPF एक वक्र है जिसका उपयोग उन उत्पादों के मिश्रण की खोज के लिए किया जाता है जो कि उपलब्ध संसाधनों के सबसे कुशलता से उपयोग करके PPF के अंदर सभी बिंदु अक्षम बिंदु हैं। ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति वर्णित है वो है किस अनुच्छेद से, तो मैं आपको बता दूं कि वो है अनुच्छेद 123 में। यानी कि अध्यादेश एक ऐसा कानून है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है और यह भारतीय संसद सत्र में नहीं होती और अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में बताता है। आमने सामने की अंत क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं, तो मानव व्यवहार के अध्ययन को हम लोग सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। यानी समाज शास्त्र मानव के सामाजिक संपर्क का अध्ययन करने के लिए एक अनुभवजन्य है और महत्वपूर्ण विश्लेषण विधियों का उपयोग करता है। सूक्ष्म समाजशास्त्र के आमने सामने बातचीत के रूप में अधिक पारस्परिक स्तर पर लोगों का अध्ययन शामिल हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है केरल में। अगला है गंगोडा चोलपुरम का निर्माण करता था, यानी गंगेगोटा चोलपुरम की निर्माण करता तो कौन थे, तो मैं आपको बता दूं को राजेंद्र प्रथम थे। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, तो ये बसा है लीदर।
यानी मैं आपको बता दूं कि पहलगाम भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत के अनंतनाग जिला के छोटा सा कस्बा है और यह विख्यात पर्यटन स्थल और यह कस्बा लीदर नदी के तट के अवस्थित है और श्रीनगर शहर झेलम नदी के दोनों किनारों पर बसा है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी थे और कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, जिन्होंने 1896 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और इसी सम्मेलन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इस सभा में मुस्लिम लोग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में जो है वो कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। यानी इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं। अगला है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय में संबंधित है? तो ये जो है वो सरकारी नौकरियों के अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। यानी कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सरकारी नौकरियों के अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण के संबंध में है। अगला है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव जो होता है वो किस का उद्देश्य क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। यानी कि सत्ता पक्ष द्वारा एक सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है और सरकार के नीतियों के अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्राय 1 रुपये की कटौती को प्रस्ताव किया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दे को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो ये जो है वो निर्धारित की गई है 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। यानी कि 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा के विधानसभा के सदस्य संख्या से 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्याओं का 40 है वहां अधिकतम 12 होगी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है, वो है असमान लागत विधि। अगला है, निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो जो मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है वो है पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति करना। यानी कि पादप के मूल तंत्र का मुख्य कार्य भूमि के जल एवं खनिज लवणों का शोषण करना है और मूल तंत्र पादप के भूमि के स्थिर रखने में सहायक है और मूल भोजन संचय श्वसन सहारा एवं कायिक जनन में भी सहायक होती है, जबकि पादप में हिस्सों की भोजन में आपूर्ति फैलोयम द्वारा किया गया। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? तो ये जो है वो
लियो गैलील, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, यानी कि गैलीलियो गैलीली 15 फरवरी 1564 और 8 जनवरी 1642, ठीक है, इटली के वैज्ञानिक थे और एक महान आविष्कारक थे तथा दूरदर्शी के विकास में उनका अतुलनीय सहयोग था। अगला है 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो इसमें 10 लाख होते हैं, माइक्रोन 10 लाख होते हैं। अगला निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है, तो एकल परमाणु इकाई जो है वो है सोना। यानी मैं आपको बता दूं कि सोना में जो है वो एकल परमाणु इकाई है, यानी कि स्वर्ण, यानी स्वर्ण जो हम लोग गोल्ड सोना, तो स्वर्ण और एक अत्यंत चमत्कार मूल्यवान धातु है और इस प्रकृति में सबसे ज़्यादा तयन माना जाता है और इसकी परमाणु क्रमांक संख्या 79 तथा द्रव्यमान 197 है और सोना जो है एकल परमाणु इकाई वाला तत्व माना जाता है। अगला है आम का वनस्पतिक नाम क्या है, आम का जो है वो वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसका वनस्पतिक नाम जो है वो है मैगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैगीफेरा इंडिका। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, एंजाइम लाइपेज का जो स्रोत है तो ये स्रोत है अग्न्याशय का, अग्न्याशय का, यानी मैं आपको बता दूं कि अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और यह एक साथ अंत स्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है और अग्न्याशय में ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, यानी बीसीजी वैक्सीन जो है वो किस रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है क्षय रोग, यानी बीसीजी का पूरा नाम जो है बेसिलस काइलमेटर ग्यूरियन, ठीक है, और यह टीका मूल रूप से जो है क्षय रोग के लिए किया जाता है और 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम बीसीजी का टीका का इसका उपयोग जो है सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था क्षय रोग के रोकथाम के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, निम्नलिखित में से कौन रक्त संचलन में मदद करता है, तो मदद करता है लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, अंगोरा ऊन जो होता है वो किससे निकाला जाता है, तो ये जो है वो खरगोश से निकाला जाता है। यानी मैं आपको बता दूं कि अंगोरा खरगोश की ऊन मुलायम और बारीक होती है और सफ़ेद रंग होने के कारण और थर्मल इंसुलेशन क्षमता के कारण इससे बने कपड़ों का शॉल की पूरी दुनिया में काफ़ी डिमांड है। अंगोरा का ऊन में ताप अवरोधक शक्ति भेड़ ऊन के लगभग 3 गुना अधिक होती है, यानी भेड़ की जो ऊन निकलती है और अंगोरा जो खरगोश की ऊन निकलती है तो भेड़ की ऊन से जो है बहुत 3 गुना अधिक शक्ति जो है वो है अंगोरा ऊन में, ठीक है। अगला प्रश्न है दूध किसका घाटीय स्रोत है, दूध जो है वो किसका घाटीय स्रोत है, तो है विटामिन सी के, यानी दूध में विटामिन सी का जो है अस्कार्बिक अम्ल, ठीक है, अस्कार्बिक अम्ल उपस्थित नहीं होता है और यह नगण्य मात्रा में होता है जो दूध को गर्म करते ही नष्ट हो जाता है और इसका बेहतर स्रोत नहीं है और यह विटामिन नींबू जैसे खट्टे फलों में विशेष रूप से पाया जाता है। दूध कैल्शियम एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है तथा इसमें लैक्टोस अस्कार यानी कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होती है। अगला है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं, तो उनकी सांस के जांच के लिए पुलिस जो है वो किस फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल है। यानी कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का आयत पुलिस पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल
प्रयुक्त करती है। और इस यदि सांस में नमूने में अल्कोहल होता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, और यदि अल्कोहल होता है तो अधिक रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला है ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो ये जो है वो बदल दिया जाता है जाइमेज। अगला है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने का जो हम लोग पानी देखते हैं तो उसमें किस के वजह से दूधिया हो जाता है। दूधिया हम लोग देखते हैं कि चूने में के पानी में ऐसा कोई चीज़ ऐसा मिला दिया जाए जिससे, तो मैं आपको बता दूं कि वो किसके कारण से दूधिया हो जाता है। तो वो हो जाता है हमारा CO2, यानी कि ग्लूकोज चूने के पानी CO2 गैस प्रवाहित करने में दूधिया हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थोड़ी देर में चूने के पानी में प्रभावित करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के सवेत अवक्षेप बनता है, और जिसके कारण चूने में पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल तथा डीजल में अधूरे जलने के धुएं के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO गैस उत्पन्न होती है। अगला है एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता है, तो इसमें इसकी सांद्रता जो है वो है 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये जो है वो ऊर्ध्वापातन यानी कि सबिलिमेशन। ठीक है, अदरक ताना है और जड़ नहीं, क्योंकि अदरक ताना है जड़ नहीं है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें नोड और इंटर, यानी मैं आपको बता दूं कि अदरक एक भूमिगत तना यानी प्रकंद है जिसमें पर्व एवं पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ एक मंसल और क्षैतिज तना है जिसमें पर्वसंधियाँ स्लग पत्रों से ढकी होती है एवं पर्व छोटे होते हैं, इसके वजह से वो जड़ नहीं होते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। यूरिया में जो उपस्थित होने वाला तत्व है वह CHNO, यानी कि यूरिया एक उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र जो है NH2 CO NH2 होता है, जिसमें क्रमशः CHNO तत्व उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊष्मा सबसे अधिक कुचालक है। तो जो सबसे अधिक कुचालक है वो है सीसा। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास 4 विकल्प है तांबा, सीसा, पारा और जस्ता, तो इसमें सीसा का ऊष्मा सबसे अधिक कुचालक है, अर्थात इसमें ऊष्मा का अत्यंत दुर्बल चालक होता है, क्योंकि वह वर्तमान की तीव्रता से किए गए लेड ऑक्साइड बनता है जो कि ऊष्मा को प्रभाव नहीं होने देता है। अगला है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह है। विटामिन में जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह है, तो वह विटामिन K है। यानी कि विटामिन K वसा में घुलनशील विटामिन है और जो कि यकृत प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। अगला है महिला सेक्स हार्मोन है, यानी महिला सेक्स हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है पार्किंसन बीमारी। ठीक है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार दिया गया ओविड कार्लसन। ठीक है, कार्लसन। अगला है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो इसकी कमी होती है आयोडीन की, यानी कि शरीर में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है, और इस खनिज लवण की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है और प्रातः हार्मोन में स्रावन नहीं हो पाता है, जो कि फूल कर मोटी हो जाती है और इस कारण गला फूल जाता है, जिसे घेंघा रोग भी कहते हैं। अगला है करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, यानी करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र जो है वो है
पीछे का भाग, यानी कि जीभ के ऊपरी सतह पर अनेक स्वाद कलिकाएं समूह में पाई जाती है। ये समूह विशिष्ट स्वाद का ज्ञान करवाते हैं, जिसमें जीहा का अग्र सीरा मीठे, पश्चात सीरा कड़वे, पार्श्व भाग खट्टे, या मतलब हर तरीके का स्वाद का बोध करवाता है, वो पिछले भाग से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत, ठीक है, पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपये का भुगतान करके चुकाने के लिए तैयार हुआ। यदि वार्षिक रुपए के चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर 10% वार्षिक है तो उधार ली गई राशि कितने रुपए ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर 10% वार्षिक है, तो यहाँ पर हमें उधार ली गई राशि ज्ञात करना है कि उधार कितने रुपए ली गई है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि ब्याज का दर, ठीक है, ब्याज का दर क्या है, तो माना कि ब्याज की दर इक्वल टू आर इक्वल टू 10% इक्वल टू 1/10, ठीक है, 10% इक्वल टू 1/10। माना कि कुल धन क्या है 100x, ठीक है, कुल धन क्या है 100x, और पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, पहले वर्ष लिखेंगे कि पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन इक्वल टू, मैं जो बोल रही हूँ वो भी आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक बार आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं मेन वर्ड्स को ही लिखूंगी, बाकी मैं जो बोल रही हूँ वो लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन इक्वल टू 100x, ठीक है, 100x गुना 11/10, ठीक है, इक्वल टू 110x। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि अब 4,000 दे दिया गया है शेष राशि, ठीक है, क्या 4,000 हमारा दे दिया गया है शेष राशि, और तो हम लोग क्या लिखेंगे 110x माइनस 4,000, ठीक है, 4,000। तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या दूसरे वर्ष, ठीक है, यहाँ पर दूसरे वर्ष लिखेंगे कि दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन इक्वल टू 110x माइनस 4,000, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट कर देंगे। इसी लाइन में लिखेंगे गुना 11/10 इक्वल टू 7,700, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब मैं फिर से इसको मिटा रही हूँ, लेकिन मैं फिर एक बार बोलूँगी कि आप लोग भी नोट करते जाइएगा कॉपी पे, ताकि इससे जुड़े सवाल कभी भी आप लोगों को बनाने के लिए मिले तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि 110x इक्वल टू 11,000, तो x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 कैसे आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 11,000/110, यानी x इक्वल टू 100, ठीक है, x इक्वल टू 100 हमारा आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि कुल धन, यहाँ पर कुल धन यहाँ पर पूछ रहा है कि टोटल उसके पास उधार ली गई राशि कितनी है, तो उसे हमें ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे कि कुल धन इक्वल टू 100x, ठीक है, कुल धन इक्वल टू 100x इक्वल टू 100 गुना 100, ठीक है, 100 गुना 100, यानी कि 10,000 रुपये, ठीक है। अगला है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। यहाँ पर हमें व्यंजक का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो मैं अपने पिछले वीडियो में भी मैं बताई हूँ कि व्यंजक किस तरह से व्यंजक का मान ज्ञात करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे, और आप मेरे चैनल पर जा कर के मेरे मॉडल सेट के 1 से लेकर 20 तक के वीडियो और मॉडल सेट के 20 तक के वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि व्यंजक का मान कैसे ज्ञात होता है। फिर से मैं इस वीडियो में भी एक बार बता दे रही हूँ कि व्यंजक कैसे होता है। तो पहला नंबर तो ये हमारा सवाल है, ठीक है, प्रश्न है। अब इसे हमें लिख देंगे कैसे, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि 17/16, ठीक है, 17/16 गुना 10, 17/16 गुना 10 गुना 4/5, यहाँ हम लोग लिख देंगे इक्वल टू 7/16 गुना 10, ठीक है, गुना 10 गुना 4/5 माइनस 1/3 गुना 5/8 गुना 2 प्लस 3/4,
अब हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 7/2, ठीक है, 7/2, 7/2 माइनस 5/12 प्लस 3/4। इसको हम लोग सॉल्व किए तो इतना आ गया। अब इक्वल यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे लिखेंगे क्या, अब हम लोग लिखेंगे 42 माइनस 5 प्लस 9/12 यानी 46/12 इक्वल टू 23/6। ये रहा व्यंजक का मान 23/6। अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए के वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, यानी कि यहाँ पर कितने वर्ष का आयु है तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माना ए तथा बी के वर्तमान आयु इक्वल टू 7x और 8x, 7x और 8x, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे किस तरह से, 7x प्लस 6, ठीक है, बटा 8 प्लस 8x प्लस 6 इक्वल टू 8/9, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 63x प्लस 54, ठीक है, 63x प्लस 54 इक्वल टू 64x प्लस 48। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे लिखेंगे, आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा, स्पेस ना होने के कारण से मुझे इसे बार बार मिटाना पड़ रहा है। तो यहाँ तक अब यहाँ पर x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 6, यानी 63x प्लस 54 इक्वल टू 64x प्लस 48 करेंगे तो x इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। अब a का वर्तमान आयु, ठीक है, यहाँ पर a का वर्तमान आयु हम लोग क्या करेंगे, a का वर्तमान आयु इक्वल टू 7 गुना 6 इक्वल टू 42 वर्ष, ठीक है, 42 वर्ष। अब c का वर्तमान आयु, ठीक है, c का वर्तमान आयु इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, c के वर्तमान आयु इक्वल टू 42 प्लस 10 तो 52, ठीक है, 52 वर्ष, तो 52 वर्ष है। अगला प्रश्न है संख्या k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें जिसमें संख्या 450 82 के 3 से विभाज्य हो, ठीक है। तो 3 से विभाज्य हो वैसी संख्या जिनकी सभी अंकों का योग क्या होता है 3 से विभक्त हो जाए, और संख्या जो हमारा क्या है 45082, ठीक है, के। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 4 + 5 + 0 + 8 + 2 + के, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब 3 को विभक्त होने के लिए के का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 3 से विभक्त होने के लिए के का जो न्यूनतम मान हो जाएगा तो के का न्यूनतम मान इक्वल टू 2, ठीक है, न्यूनतम मान 2। तो के का महत्तम मान क्या हो जाएगा, के का महत्तम मान इक्वल टू 8, ठीक है। अब संख्या के वर्गों का योगफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसका। तो अब यहाँ तक आप लोग समझ गए कि के को विभक्त करने के लिए 2, के का जो न्यूनतम मान होगा वो 2 होगा और महत्तम मान 8 होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं का वर्गफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 8 का स्क्वायर यानी कि 4 + 64 यानी कि 68, ठीक है, तो 68। अगला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 रुपये 900 रुपये। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x/3% लाभ होता है। x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर x का मान, तो मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि इस तरह के प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो मैं जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलते आई हूँ कि कुछ मैं सॉल्व करूँगी, 1-2 प्रश्न जो है मैं आप लोगों के लिए भी आप लोगों के ऊपर दूंगी, इसलिए कि आप लोग भी खुद से सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि आप लोग मेरे पढ़ाए हुए से जो मैं बता रही हूँ या जो मैं समझा रही हूँ आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, ताकि आप लोगों का भी जो है वो ऐसा लगे कि नहीं मैं जो बता रही हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इसलिए कुछ प्रश्न आप लोगों के ऊपर है, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि इतना होगा। आप इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अगला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपये। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है और उसे फिर भी
प्रतिशत लाभ होता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये प्रश्न भी मैं इसका आंसर बता दूंगी, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस टाइप के मतलब इस तरह के बहुत सारे सवालों को सॉल्व की हूँ और अच्छे से बताई हूँ। तो जिन लोगों ने मेरा शुरू से लेकर अभी तक के वीडियो जिन्होंने देखा है वो एक बार ज़रूर खुद से सॉल्व करें, और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को देखें, ताकि उनको भी ये पता चले कि मैं कैसे बनाई हूँ। तो कुछ प्रश्न आज आप लोगों के लिए है कि आप लोग खुद से सॉल्व करें, ताकि आप लोग को भी ये समझ में कि आप लोग मेरा पढ़ाई हुआ कितना समझ रहे हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, किसी कक्षा का परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है। बाद में यह पाया गया है कि 2 स्थानों पर 25 को 35 पर पढ़ा गया और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया। कक्षा के वास्तविक औसत अंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर वास्तविक औसत हमें प्राप्त करना है, तो हम लोग कैसे, यहाँ पर तो 40, 45, 25, 35, 38, 32 टोटल अंक दिया हुआ है। अब हमें वास्तविक औसत ज्ञात करना है, तो हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे 45 प्लस 2 गुना, ठीक है, 45 प्लस 2 गुना 25 माइनस 35, ठीक है, प्लस 38 माइनस 32, ठीक है। इसको यहाँ से ये ब्रैकेट यहाँ पर मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 45 प्लस, ठीक है, 45 प्लस 2 गुना 25 माइनस 35 प्लस, ठीक है, प्लस 38 माइनस 32 बटा, ये टोटल जो है पूरे एक लाइन में है। अब 38 माइनस 32 बटा 40, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब लिखेंगे 45 प्लस माइनस 20, 45 प्लस माइनस 20 प्लस 6 बटा 40, ठीक है, इक्वल टू 45 माइनस 14 बटा 40, ठीक है। टोटल यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे लिखेंगे 45 माइनस 0.35 इक्वल टू 44.65, ठीक है, 44.65। अगला प्रश्न है, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं। वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो वह कार्य जो कितने दिनों में पूरा होगा, तो ये जो है वो 6 दिनों में पूरा होगा, ठीक है। अगला है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। ये जो हमारा व्यंजक है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अभी मैं सब कुछ इसी वीडियो में कुछ सवाल के पहले मैं व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए बताई हूँ। तो फिर से एक प्रश्न आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इन्हें इसी वीडियो में बताया, तो जो लोग देखेंगे वो लोग समझ जाएंगे कि व्यंजक का मान कैसे ज्ञात करना है। तो इसका आंसर जो है वो 16 होगा, ठीक है। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अगला है, किसी खेलकूद के सामान वाली दुकान में लाल, हरे और सफ़ेद 3 रंगों के टेनिस गेंद मौजूद है। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है और हरे गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों से 12.5% कम है। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो हरी गेंदें कितनी हैं, ठीक है। हरी गेंदें जो है वो टोटल कितनी है, तो माना कि लाल, हरे तथा सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या है। यहाँ पर हम लोग एक वर्ड ले लेंगे, शब्द ले लेंगे कि माना लाल, हरे तथा सफ़ेद रंग के गेंदों की संख्या R, G और W है, ठीक है। अब प्रश्न मतलब WR, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, W अनुपात R, ठीक है, यानी कि 160 अनुपात 100, यानी कि 8:5, ठीक है। अब यहाँ पर G, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि इसको कैसे मैं कि अब आगे जो हमारा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि G अनुपात W, ठीक है, G अनुपात W। तो G अनुपात W जो है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 87.5 अनुपात
100 इक्वल टू 7:8, 7:8 इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 3 वर्ड लिए थे RG और W, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे RWG, RW और G, ठीक है। तो R क्या है 5:W, 8:G जो है वो हमारा 7 है, ठीक है। अब हरी गेंदों की संख्या, तो हरी गेंदों की संख्या G यानी कि 7। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि 7 बटा, ठीक है, 7 बटा 5 + 8 + 7, ठीक है, इक्वल टू गुना 120, ठीक है, गुना 120। अब यहाँ पर मुझे मिटाना पड़ रहा है क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ा, तो आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 7/20, ठीक है, 7/20 गुना 120, ठीक है। टोटल को हम लोग गुना करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42, यानी हरे रंग की गेंदों की कुल संख्या कितनी है 42 है। अगला प्रश्न हमारा है, एक आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है और उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, यदि वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 1/3 घंटा में तय करता है, तो द्वारा की चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात करें। तो इसकी जो है वो चाल की धारा को हमें ज्ञात करना है, तो है 4, ठीक है। अब एक कैसे है 4, तो माना कि वह निश्चित समय क्या है T घंटा, ठीक है, निश्चित समय है। धारा की चाल, माना कि धारा की चाल 8/T, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल तो 6/T, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 24 6/T, ठीक है, प्लस 24 8/T, ठीक है, इक्वल टू 7/4, ठीक है। तो 24 ब्रैकेट में लिख देंगे 4T + 3T/24 इक्वल टू 7/4, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे इसको लिखेंगे, अब हम लोग इसको लिखेंगे 7T इक्वल टू 7/4 यानी 7/4, चूँकि T इक्वल टू 1/4 घंटा। हम धारा की दिशा का चाल, तो धारा की दिशा की चाल इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि धारा की दिशा की चाल इक्वल टू 8/1/4 इक्वल टू 32 किलोमीटर घंटा, ठीक है। हम धारा के विपरीत, ये है हमारा A, ठीक है, A हो गया हमारा A। अब हम लोग लिखेंगे धारा के विपरीत, ठीक है, ये जो हमारा आया 32 किलोमीटर, वो था हमारा धारा की दिशा में चाल यानी A, और धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो विपरीत दिशा में चाल तो 6/1/4 इक्वल टू 24 किलोमीटर घंटा, ठीक है। अब धारा की चाल इक्वल टू लिखेंगे क्या, धारा की चाल इक्वल टू A - B/2, ठीक है, यानी कि 32 - 24/2, ठीक है, 32 - 24/2 यानी 8/2, ठीक है, यानी कि 4 आ गया। अगला है, एक शहर की जनसंख्या 1,74,400, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 वर्ष में बाद इसकी जनसंख्या होगी। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या है वो कितनी होगी, तो जनसंख्या हमारा क्या है 1,76,400, ठीक है। अब तथा दर क्या है हमारा 5% है। अब समय क्या हमारा है 2 वर्ष, ठीक है, समय हमारा क्या है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100T, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है हमारा 1,76,400, 1,76,400 ब्रैकेट 1 + 5/2
100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे कि 1,76,400 1,76,400 ब्रैकेट 1 प्लस 1/20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1,76,400 गुना 21/20 गुना 21/20। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 1,94,481। टोटल को हम लोग गुना कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल जो निकल के आ जाएगा, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो उसके बाद डिवाइड और गुना, तो 1,94,481। अब यहाँ पर हमारा 598 प्लस 469 स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 स्क्वायर बटा 598 गुना 479, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अब ये जो हमारा है वो प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रश्नवाचक इक्वल टू 4 गुना, ठीक है, 4 गुना 598 गुना 479, ठीक है, बटा 598 गुना 479। ठीक है, अब इस यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। जो प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है वो है 1,43,642। अगला है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जी, जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। तो शेष काम को करने में सोहन को कितना समय लगेगा, तो मोहन एक दिन में का किया हुआ कार्य, मोहन का एक दिन में किया हुआ कार्य 1/25, ठीक है, मोहन का, तथा सोहन का एक दिन में किया गया, सोहन का एक दिन में किया गया कार्य इक्वल टू 1/20। ठीक है, अब दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन में श्रम करते हैं, तो ठीक है, 5 दिन में मिलकर श्रम करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कार्य इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि कार्य इक्वल टू 5 ब्रैकेट 1/25 प्लस 1/20, ठीक है, इक्वल टू 5 गुना 4 प्लस 5/100, ठीक है, 100। अब शेष कार्य हमारा क्या होगा, 1 माइनस 9/20 इक्वल टू 11/20, ठीक है, 11/20। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर शेष कार्य सोहन को पूरा करने में लगे दिन। तो शेष कार्य सोहन को पूरा करने में लगे दिन इक्वल टू 11/20 बटा 1/20 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 11 दिन। अगला है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 है। जब 10 नए विद्यार्थी और सम्मिलित हो जाते हैं तो आयु की औसत 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, तो उनकी औसत आयु जो है वो 16 वर्ष है। ठीक है, अगला है, एक व्यक्ति के पास 1560 रुपये 1, 2, 3 तथा 5 रुपये के नोटों के रूप में है। यदि ये नोट 2:5:8 के में हो तो 2 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि नोटों का अनुपात क्या है, 2:5:8। ठीक है, अब मूल का अनुपात हम लोग इस तरह से, मूलों का अनुपात इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि मूलों का अनुपात इक्वल टू 2 गुना 1, ठीक है, अनुपात 5 गुना
2:8 ठीक है। अब यहाँ पर 2:10:40, यानी कि 2 रुपए की नोटों की कुल संख्या। यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 रुपए की नोटों की कुल संख्या, 2 रुपए के नोटों की कुल संख्या इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 + 10 + 40, यानी कि 5/2 + 10 12 + 40 यानी कि 52। ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ होगा 5/2 + 10 + 40 गुना 1560। ठीक है। तो यहाँ पर गुना 1560, तो यहाँ पर 5/52 गुना 1560। टोटल इसको हम लोग गुना करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 150। ठीक है। अगला, एक कंपनी की एक विक्रेता को 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर रखता है। इसके अतिरिक्त विक्रेता की प्रति माह की बिक्री 20% कमीशन का हकदार है। प्रति माह 10,000 रुपये की आय के लिए विक्रेता को कितने रुपए की बिक्री करनी चाहिए? तो उसे जो है वो टोटल 50,000 रुपये की बिक्री करनी चाहिए। अगला है, एक व्यक्ति के पास 26,540 रुपये की संपत्ति है। उसने 9,200 रुपये अपनी पत्नी को दे दिए तथा बचे हुए रुपये अपने पुत्रों को 1:2:3 में बांट दिए। उसके पहले पुत्र को कितने रुपए मिले? तो उसके जो पहले पुत्र हैं, तो उसके पहले पुत्र को कितने मिले? तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जो हमारा है, तो यहाँ पर हम सीधे इसको कर देंगे कि एक, मतलब यहाँ पर वो अपने पुत्रों में कितना बांट दिया, 1:2:3। ठीक है। तो अपशिष्ट राशि में हम इस तरह से कर देंगे कि 1/1 + 2 + 3। ठीक है। 1 + 2 + 3 गुना, ब्रैकेट में कर देंगे 26,540 माइनस 9,200। ठीक है। ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब 1/6, ठीक है, 1/6 गुना 17,340, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे गुना करने के बाद, तो 2890 रुपया आ जाएगा, यानी उसके पहले पुत्र को 2890 रुपये मिले। एक टोकरी से आधे सेब बेच दिए गए, 1/3 भाग सेब पक गए तथा 20 शेष सेब थे। आरंभ में टोकरी में होने वाले सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो टोकरी में यहाँ पर पूछा है कि टोकरी में होने वाले सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोकरी में होने वाली सेबों की संख्या, तो इसमें टोकरी में सेबों की संख्या टोटल क्या है? 120। अब 120 कैसे है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा इसको। अगर नहीं होगा तो जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि नहीं जो होगा प्रश्न आप लोगों से सॉल्व, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति एक यात्रा में कुल 70 रुपये खर्च करता है। वह पूरी यात्रा 1/3 भाग बस से तथा शेष रेलगाड़ी में तय करता है। यदि बस का किराया 42 पैसे प्रति किलोमीटर तथा बस का किराया रेलगाड़ी के किराए से 2 गुनी प्रति किलोमीटर है, तो यात्रा की लंबाई कितनी है? ठीक है। तो यात्रा की टोटल जो लंबाई है और कितनी है, तो वो है 250 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत उपकरण 60 सेकंड के बाद तथा दूसरा 62 सेकंड के बाद बजता है। वो दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजते हैं, तो फिर एक साथ कब बजेंगे? तो यहाँ पर 60 तथा 62 का जो है वो क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो हमारा टोटल क्या जाएगा? 1860 सेकेंड। ठीक है। 60 और 62 का आप लोग लघुत्तम आप लोगों को निकालने आता होगा, तो निकालिएगा, तो आपका आ जाएगा 1860। अब दोनों उपकरण जो है 10 बजे एक साथ बजते हैं, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा? 31 मिनट। 1860 को जो है 60 से डिवाइड 60 सेकेंड से कीजिएगा, तो है 31 मिनट आ जाएगा। तो 10:31 पर जो है दोनों एक साथ बजते हैं। अगला है, सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें जब 4 जोड़ दिए जाएं तो 27, 35, 25
21 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 3/4 यानी 27, 35, 25, 21, ठीक है। तो इसको हम लोग 4721, ठीक है, 4721 यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व पहले कर देंगे कि इसको हम लोग को क्या करना है, 4 जोड़ देंगे तो 27, 35, 25 तथा 21 जो है विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस सबको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस गुना में कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारा आ जाएगा, यहाँ पर टोटल आ जाएगा 4725 माइनस 4 कर देंगे, यानी यहाँ पर 4 जोड़ना है तो 4721 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला दशमलव के 4 स्थान तक 1/4 प्लस 1/4 गुना 5 प्लस 1/5 4 गुना 5 गुना 6 का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे, हमारा जो है वो प्रश्न है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 1/4, ठीक है, 1/4 ब्रैकेट 1 प्लस 1/5 प्लस 1/30, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 30 प्लस 6 प्लस 1/30, ठीक है, यानी कि 37/120। तो कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 37/120 को, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3083। अगला, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य लगत मूल्य का 4/3 है तो लाभ का प्रतिशत है। तो यहाँ पर माना कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 100 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या कर देंगे, 4/3, 4/3 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू x/3, ठीक है। अब लाभ हमें जो है इसका लाभ निकालेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका लाभ, तो हम लोग लिखेंगे कि लाभ इक्वल टू, तो लाभ इक्वल टू x/3 गुना 100/x, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 33 1/3। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वो सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के तात्विक रूप से अनुसरण करते हैं। सभी ऊँट चमगादड़ हैं, कोई भी चमगादड़ तोता नहीं है, कुछ ऊँट शेर। निष्कर्ष हमारा है, कुछ चमगादड़ शेर है, कोई भी तोता ऊँट नहीं है, कोई भी तोता शेर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सही निष्कर्ष निकलता है वो है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में पेमेंट को 11, 26, 21, 42, 21, 37 और जस्टिफाई को 17, 68, 71, 82, 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में कंपेयर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रश्न है वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, यानी कि पी जो है वो अल्फ़ाबेट के 11वें नंबर पे आता है, ए जो है 26वें नंबर पे आता है, वाई जो है वो 2 और एम जो है 14, ई जो है 22, एन जो है 13 और टी 7, ठीक है। तो ये जो है वर्णमाला क्रम के विपरीत क्रमांक है, ठीक है। जो क्या है, ये जो हमारा वर्णमाला है वो क्या है, क्रम के विपरीत क्रमांक है, ठीक है। तो उसी तरह से जस्टिफाई वो भी क्या है, विपरीत क्रमांक है। तो कंपेयर जो है वो होगा 24, 12, 14, 11, 26, 9, 22, 24, 12, 14, ठीक है, 24, 12, 14, 11, 26, 922। अगला प्रश्न है, स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर संकेत करते हुए संजना ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौती बेटे के इकलौते दामाद के इकलौता बेटा। उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है। तो संजना की दादी का इकलौता बेटा संजना का पिता और इकलौता दामाद संजना का पति का इकलौता बेटा खिलाड़ी यानी कि संजना का बेटा हुआ, और अंत में उस खिलाड़ी का पिता क्या हुआ, संजना का पति। अगला प्रश्न हमारा है, वह
सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इकोलॉजी, इनोरोम्यूस, इलेक्ट्रिक, एक्सटेरियर और कल्पिट। ठीक है, तो इसे हम लोग सही क्रम में शब्दकोश में दर्शाना है। तो ये हमारा जो है वो हो जाएगा 5, 1, 3, 2, 4। ठीक है, अगला नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 शब्द संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत, उस असंगत शब्द का चयन करें, यानी प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माइक्रोफोन। ठीक है, तो इसमें हमें तो जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माइक्रोफोन से प्रोजेक्ट भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या है, भिन्न है। अगला है नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण समूह का चयन करें। तो KPSH। ठीक है, तो KP यानी कि के क्या है, KJKLMNOP। ठीक है, और PS यानी QRS यानी कि KP से विपरीत है और PS में जो है वो 3 अंक के बाद आता है। ठीक है, और फिर S के H क्या है, विपरीत है। ठीक है, विपरीत मतलब उल्टा है, KP जो है वो उल्टा। तो इसी तरह से DWZA है। ठीक है, तो A भी क्या है, DW से विपरीत है और ZA से विपरीत है। WZ 3 अंक के शब्द अंक के आगे है। ठीक है, SH से विपरीत है और LO से विपरीत है, लेकिन HL जो है वो 4 अंक के आगे पीछे। JQ से विपरीत है और DG से विपरीत है, लेकिन QT जो है वो 3 अंक है। तो इसमें जो चौथे मतलब इसमें जो है SHL जो है वो भिन्न है। अगला प्रश्न, वर्गों का उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। तो जो सही ढंग से दर्शाया वो है लड़कियां बुद्धिमान लड़के, लड़कियां बुद्धिमान लड़के। ठीक है, यमुना, नदियां, कावेरी, शाकाहारी महिलाएं बहनें, लड़कियां बुद्धिमान लड़के, स्टेशनरी, पेंसिल, मतलब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा C है संबंध में सही ढंग से निरूपण, यानी लड़कियां बुद्धिमान लड़के। ठीक है, अगला है वह विकल्प आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। ठीक है, आकृति को घुमाना नहीं है और वो संगनित है, सन्निहित है। तो इसमें जो हमारा है वो है ये। ठीक है, क्योंकि इसको घुमाना नहीं है तो ये आकृति जो है इसे पूरा करेगी। अगला है दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्न श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगी वो ये आकृति आएगी। अगला है किसी विशिष्ट कूट भाषा में पिरामिड को ग्रेनविक के रूप में लिखा जाता है, उसी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कॉन्ड्यूस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसे जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे शब्द हैं अल्फ़ाबेट के 9 अंकों के आगे पीछे यानी विपरीत अक्षर में, तो इसलिए विपरीत अक्षर में ये हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा आकृति बना हुआ है इसमें त्रिभुजों की टोटल कितनी संख्या है, तो त्रिभुजों की टोटल संख्या 28 है। अगला है वह विकल्प चुने जिसमें संख्या एक दूसरे के उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित 9, 21, 124। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जिस प्रकार 9, 21 और 124 में 9 + 21 गुना 4 + 4 कर देंगे। ठीक है, 9 × 21 9 + 21 गुना 4 + 4 कर देंगे तो 120 + 4 करेंगे। यानी मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि 9 + 21 गुना 4 + 4 यानी कि 120 + 4 तो 124 आ गया। ठीक है, इस तरह से तो उसी तरह से संबंधित हो उसे हमें चुनना है। तो यहाँ पर क्या है, पहला हमारा है उसी तरह से यहाँ पर जो संबंधित है इसी तरह से हम सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो इसमें सॉल्व करने में जो इससे संबंधित आएगा तो मैं आपको बता दूं कि इसका संबंधित जो होगा वो आएगा 17, 37, 220। ठीक है, 17, 37, 220। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यह कैसे है, तो 17 + 37। ठीक है, 17 + 37। ठीक है, 17 + 37 गुना 4 + 4। ठीक है, तो यहाँ पर 216 + 4 220।
अगला प्रश्न है, यदि वह दर्पण के चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन पर सही दर्पण चयनित कीजिए। यानी PORTABLE, ठीक है, पोर्टेबल पी क्यू। तो ये जो है वो उल्टा हमें करना है, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि दर्पण को पी क्यू पर रखा जाता है तो वह सही दर्पण प्रतिबिंब के रूप में उत्तर विकल्प में प्राप्त होगा, तो इस तरह से होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी TALTYAGTYFGO DFBO DKBJ जी, ठीक है, DKBJ। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो अक्षर श्रृंखला है वो क्रम न्यूनतम है। जैसे कि TY, तो T के 5 अंक के बाद Y आता है, जैसे TUVWXY, ठीक है, 5वें स्थान पर। और YY जो है तो Y तो एक ही है, यानी कि G, ठीक है, Y के फिर D, तो Y जो है वो D यानी कि YZABCD 5वें स्थान पे आएगा। उसी तरह से DD, तो यहाँ पर जो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगा वो आएगा IKWJ। अगला है, अक्षरों के उस संयोजन को चुने जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप में रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी PQDHQMDPMHQDS, ठीक है, और यहाँ पर जो खाली स्थान है उस श्रृंखला को हमें पूरा करना है। तो जो इसे पूरा करेगी, जैसे PQM, ठीक है, PQMDHQ, ठीक है, फिर QMD और उसके बाद H, फिर QT, इस तरह से हमें इसे पूरा करेंगे। यानी कि जो हमारा इस श्रृंखला को जो पूरा करेगा वो करेगा MPHQDPM, ठीक है। अगला है, गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जो क्रमिक रूपों से चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण को संतुलित हो जाएगा। तो जो समीकरण को संतुलित, यानी 18 12 4 5 6 53 है, तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 18 गुना, ठीक है, 18 गुना 12 भागा 4, 18 गुना 12 भागा 4 प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 53, ठीक है। यानी 18 गुना 6, ठीक है, 18 गुना 3, 6 नहीं होगा, पर 3 होगा, 18 गुना 3, ठीक है, 18 गुना 3 प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 53, ठीक है। यानी कि 54 प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 53। तो जो इसे यहाँ तक आप लोग समझ गए, तो जो चिन्हों को सही क्रम में दर्शाएगा वो हमारा हो जाएगा गुना भागा प्लस माइनस इक्वल टू। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य है वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के संबंधों के मध्य, यानी सहानुभूति अनुरुति, ठीक है, अनुरति, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार सहानुभूति और अनुरिक्त लगभग समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार शांति चित्त एवं धीर के समानार्थी शब्द है, ठीक है, शांति चित्त और धीर के समानार्थी शब्द है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। वह प्रतीक चुने जो इन अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो जो विपरीत फलक पे आएगा वही आएगा। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी तो 5 11, ठीक है, 5 11, तो यहाँ पर 5 गुने 2 प्लस 1, यानी 5 दूनी 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, ठीक है। उसके बाद हमारा है 25, यानी कि 11 गुना 2, ठीक है, प्लस 3, यानी कि 11 दूनी 22 प्लस 3 इक्वल टू 25, ठीक है। अब हमारा है 55, ठीक है। अब हमारा है क्या है 55, तो 25 गुना 2 प्लस 5, यानी 25 दूनी 50 प्लस 5 इक्वल टू 55। अब 117 है, तो 55 गुना 2 प्लस 7, यानी 110 प्लस 7, यानी 117। अब है 243, ठीक है। अब हमारा है जो
243। यहाँ पर जो है दो दो अंकों को प्लस करना है, ठीक है। तो 243 जो है तो 117 गुना 2 करेंगे। हर अंक में दो दो गुना करेंगे और दो दो अंक को प्लस करते जाएंगे। जैसे 5 गुना 2 प्लस 1 किए तो 11, और फिर 11 गुना 2 प्लस 3 किए, फिर 3 के बाद 5, इसी तरह से। तो 11 गुना 2 प्लस 117 गुना 2 प्लस 9, ठीक है, यानी कि 234 प्लस 9 आ गया 243, ठीक है, 243। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के पास, तो यहाँ पर करेंगे 243 गुना 2 प्लस 11, ठीक है, 11, यानी कि 486 प्लस 11 इक्वल टू 497। अगला है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर और वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी हमारे पास यहाँ पर हमारा जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ की जो संख्या लुप्त है उसे हमें ज्ञात करना है। तो हमारा पहला कॉलम क्या है, 3, 5, 13, ठीक है, 3, 5, 13, यानी 3 + 5 + 5, ठीक है। तो 3 + 5 5 10 प्लस 3, ठीक है, तो 13। दूसरा कॉलम है 11, 11 + 11, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या है, 11 + 11 + 7, यानी 11 11 दूनी 22 प्लस 7 तो 29, ठीक है। और 2 + 7 9, ठीक है, 2 + 7 9 प्लस 9 18, तीसरा कॉलम आ जाएगा हमारा। आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला है, नीचे आकृति के कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम में और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया है गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। तो यह कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो इस तरह से दिखेगा। अगला वह विकल्प चुनो तीसरे शब्द के उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। त्वचा विशेषज्ञ त्वचा और नवजात विशेषज्ञ यानी कि शिशु। यानी मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार त्वचा विशेषज्ञ मतलब त्वचा यानी स्किन के रोग के इलाज करता है, उसी प्रकार नवजात विशेष यानी कि शिशु के संबंध में इलाज करता है, शिशु के रोगों का। अगला है, निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें, ठीक है। तो इसमें असंगत शब्द का चयन हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है, 127 78, तो 127 - 78 करेंगे, 127 - 78 करेंगे तो 49, यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब दूसरा हमारा क्या है, 25 89, तो 89 - 25, ठीक है, 89 - 25 करेंगे तो 64, यानी कि 8 का स्क्वायर। दूसरा है तो यहाँ पर 97 - 61 इक्वल टू 36, यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का। अब 136 - 56, 136 - 56 यानी कि 80, ठीक है, 80 का। तो इसका कुछ नहीं, तो ये जो है इसमें से भिन्न है। अगला सवाल है, वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठवीं संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग किस तरह से करेंगे, तो जिस पर यहाँ पर 12 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 के स्क्वायर -8 कर देंगे, ठीक है। 12 के स्क्वायर -8 करेंगे तो 144 - 8 कर देंगे, 144 - 8 कर देंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है, 136 आ जाएगा। ये हो गया पहला। अब अगला है, अगला जो है तो 24, ठीक है, तो 24 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 24 के स्क्वायर -8 कर देंगे, तो 24 के स्क्वायर में 576 - 8 करेंगे तो हमारा 568 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यहाँ का जो संख्या लुप्त है उसे हमें चुनना है, ठीक है, तो 188 है। अब यहाँ पर हम लोग इसको, तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x² - 8, ठीक है, x² - 8 इक्वल टू 188, ठीक है, 188। तो x² इक्वल टू 188 + 8, ठीक है, इक्वल 188 + 8 इक्वल टू 196, ठीक है।
तो x इक्वल टू 196 हम लोग कर देंगे तो उसका हमारा निकल के आ जाएगा 14। ठीक है, 14। अगला प्रश्न है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे भी हमें पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे पर घूम जाती है, यानी कि 30 डिग्री, तथा घंटे की सुई 1 मिनट में घूमती है, तो 30/60 कर देंगे तो हमारा 1/2, यानी कि 5:10 पर घंटे की सुई जो है, तो हम लोग इसको 155, ठीक है, 155 अनुक्रम 4, 18, 48, 100 प्रश्नवाचक चिन्ह 294, 448 में से लुप्त संख्या, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास जो लुप्त संख्या उसे का हमें चयन करना है। ठीक है, तो 4, 18, तो 4 में 14 प्लस कर देंगे, 4 में 14 प्लस किए तो 18। ठीक है, 18 में 30 प्लस कर देंगे तो 38, 38 में 52 प्लस कर देंगे तो 100, 100 में 80, 100 में 80 को प्लस कर देंगे तो 180, इसी तरह से प्लस करते जाएंगे हम लोग, तो हमारा जो है वो आ जाएगा। अगला प्रश्न, श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है? 1, 3, 7, 13, 21, 43 लुप्त संख्या 1, 3 यानी 1 + 3, 1 3 है पहला, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 1, 3, 7, 13, 21 जो लुप्त संख्या है, तो 1 + 2 = 3, 3, ठीक है, 3 + 4 = 7, ठीक है, 7 + 6 = 13, ठीक है, 13 + 8 = 21, ठीक है, और 21 + 10 = 31, 31 + 12 = 43, ठीक है। यदि सलेम को 50 से और माधुरी को 67 से संकेत किया जाए तो ट्रिची को कैसे संकेत किया जाएगा? तो जैसे कि अंग्रेजी वर्णों के क्रम, जैसे सलेम, तो यहाँ पर क्या है, ये सलेम 50, यानी कि सलेम, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट के नंबर, यानी एस जो है वो 19वें स्थान पे आता है, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो पहले स्थान पे आता है, प्लस एल जो है अल्फ़ाबेट के 12वें स्थान पे आता है, प्लस ई जो है अल्फ़ाबेट के ई जो है अल्फ़ाबेट के 5वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर = 13 = 50, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, तो ट्रिची को जो है वो हम लोग जो देंगे वो होगा 67, यानी 67, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि रोज को QPRF में तथा चाइल्ड को BIHMC के संकेत में, तो गर्ल को उस भाषा में कैसे संकेत किया जाएगा? तो जैसे QR होता है, ठीक है, तो Q के बाद R आता है, लेकिन यहाँ पर RQ है, ठीक है, RQ, उसके बाद OP, ठीक है, OP, तो पहले POP, ये ठीक है, OP, SR, तो पहले R उसके बाद S, EF, ठीक है, CB, तो पहले BC, HI, ये ठीक है, फिर HI होता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो उसी तरह से ये शब्द जो है गर्ल को FGQM में दर्शाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं फिर से एक बार बोलती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, वो आप लोगों को मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अगला है, यदि PS बने तो T क्या बनेगा? यदि PS बने तो T क्या बनेगा? तो जैसे PS यानी PQRS, तीसरे P के 3 अंक के बाद S, उसी तरह से T के तो TW, ठीक है, वो भी क्या है, T के 3 अंक के बाद W। बीच का जो संबंध रेत से है वही समुद्र का संबंध, जैसे बीच का जो संबंध है वो रेत से है, वही समुद्र का संबंध। तो जिस प्रकार बीच का रेत होता है उसी प्रकार समुद्र पानी होता है, ठीक है। समुद्र में क्या होता है, पानी, समुद्र का संबंध सिर्फ पानी से है। विराट का जो संबंध वामन से है, प्रतिभा का वही संबंध। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार विराट का विलोम वामन होता है, उसी प्रकार प्रतिभा का विपरीत मूर्ख होता है, विपरीत शब्द मूर्ख होता है। निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी 21, 12, 11, ठीक है, 21, 12, 11, तो 21 से 12 के अंक के परस्पर बदल जाते हैं। हम सभी को पता है कि 21 से 12 का अंक का परस्पर बदल, उसी प्रकार 11 से 11 भी एक परस्पर में बदल जाएगा, तो यहाँ पर 11 होगा, ठीक है। निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी 3, 9, 81,
ठीक है। तो तीन का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। उसी तरह से 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81, ठीक है। उसी तरह से 81, तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो 6561, ठीक है। निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 0 3 8 5 0 3 8 15 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 35 होगा। अब 35 कैसे होगा मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर एक का ही मान हमें लेते हुए चलना है। तो एक यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 0 का 1 माइनस 1 कर देंगे तो 0, ठीक है। उसी तरह से 4 माइनस 1 कर देंगे तो 3, उसी तरह 9 माइनस 1 कर देंगे तो 8, उसके बाद 16 माइनस 1 कर देंगे 15, तो 36 यहाँ पर। तो यहाँ पर 36 माइनस 1 कर देंगे तो 35, ठीक है। निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 4 9 16 25 49, ठीक है। 4 9 16 25 49। तो जैसे कि 4 का 2 स्क्वायर कर देंगे, 9 का तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 16 का तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 49 का तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब जो लुप्त संख्या है तो 36, तो 36 में 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 137 और 139 तक दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आने वाली आकृति है वो ये आकृति है, ठीक है। अगला है प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में से। तो जो यहाँ पर आकृति आएगी उसका हमें चयन करना है। तो यहाँ पर ए वाली आकृति आएगी जो इस आकृति को पूरा करेगी, ठीक है। अगला है प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति, यानी इसमें भी हमें वही चुनना है। तो यहाँ पर होगा ये हमारा ए वाला आकृति। अगला है अपने पुत्र के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है और औरत उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री यानी तुम हुई, और जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है उस अनुसार मैं बता रही हूँ कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री यानी तुम, और तुम मेरे पुत्र की माँ, तो औरत जो है उस व्यक्ति से पत्नी के संबंध में, ठीक है। नीचे दिए गए कथन के अनुसरण 3 मान्यताएं करती है। ये ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के अनुसरण कौन सी मान्यताएं करती है। कथन है, इस क्षेत्र में स्थित अब तक गंभीर तथा नियंत्रण के बाहर है, लोगों के अनुरोध किया गया है कि अपने घरों में ही रहे। यहाँ कुछ गंभीर घटनाएं हुई, लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, समान स्थिति शीघ्र ही बहाल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सही चुनना है कि इसमें निष्कर्ष मान्यताएं जो है कौन सी सही है। यहाँ पर केवल 1 और 2, ठीक है, यही जो है निर्विवाद है। अगला है मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, राहुल का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो राहुल का जन्म 31 जुलाई को हुआ और 15 अगस्त को सोमवार है, और 1 अगस्त भी सोमवार होगा, 31 जुलाई जो है वो रविवार होगा, यानी कि राहुल का जन्मदिन जो है वो रविवार को पड़ेगा। अगला है नीचे दिए कथन में 2 अमान्यता अनुसरण करते हैं। रेलगाड़ी के डिब्बे चेतावनी, गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींचे, अनुचित प्रयोग के लिए 500 रुपये जुर्माना, कुछ लोग जंजीर के दुरुपयोग करते हुए, और दूसरा है अवश्यंभावी अवसर पर लोग चलती रेलगाड़ी को रोकना चाहेंगे। तो जो इसमें सही है उसे हमें चुनना है। तो जो इसमें सही हो, यदि दोनों मान्यता निर्विवाद है, ठीक है, इनमें से दोनों जो है निर्विवाद है। अगला है नीचे दिए गए 2 कथनों के अनुसार 2 निष्कर्ष करते हैं, ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों के अनुसार अनुसरण कर। कुछ सफ़ेद काले हैं, कोई काला हरा नहीं है। निष्कर्ष है कुछ सफ़ेद हरे हैं, कुछ सफ़ेद हरे नहीं है। तो जो इसमें सही है वो है केवल 2 का अनुसरण करता है, यानी कि कुछ सफ़ेद हरे नहीं है, ठीक है, कुछ सफ़ेद हरे नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी आकृति वनस्पति फल बैगन के समूह में सर्वोत्तम ढंग से दर्शाती है, ठीक है। तो जो दर्शाती है वो है यानी कि फल बैगन और वनस्पति, ठीक है, फल बैगन और वनस्पति। अगला यदि एक बिंदु से राम पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा 35 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से जो है वो 40 मीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है जलयान, समुद्र और ऊँट। यानी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार जलयान समुद्र की मुख्य सवारी है, उसी प्रकार ऊँट जो है वो रेगिस्तान की सवारी है।
अगला है कपास कपड़े, यानी कि कपास जो है कपड़े से बनता है, उसी प्रकार मृदा जो है मिट्टी यानी कि भांड क्रम बनता है। ठीक है, मृदा भांड क्रम है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है उसी प्रकार पुष्प संबंधित है। तो जिस प्रकार आदमी नवजात और रूप बच्चा से, उसी प्रकार पुष्प नवजात कली से संबंधित है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल बुध शुक्र के समान है। तो मंगल बुध शुक्र आदि ग्रह के नाम से संबंधित है। वीडियो के अंत में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझसे किसी शब्द के सही उच्चारण करने में मैं किसी शब्द को सही से नहीं बोल पाई, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं, जो भी अपडेट्स डालूं, वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उससे पढ़ें समझें। थैंक यू सो मच।